ग्रेविटेशन के सेकंड वीडियो का पहला टॉपिक है टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। 3 डेरिवेशन इंपॉर्टेंट बनते हैं टोटल एनर्जी सैटेलाइट के ऊपर, जिसमें से एक है टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। एक डेरिवेशन मैं मानता हूं इंपॉर्टेंट है इसके वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, और एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मानता हूं मैं हाइट ऑफ द सैटेलाइट। समझ गए आप? तो 3 के 3 डेरिवेशन को आप बहुत ज्यादा डीपली स्टडी करेंगे। सबसे पहले सवाल यह है कि सैटेलाइट की टोटल एनर्जी किस तरीके से कैलकुलेट करनी है। आपने कंसीडर कर लिया अर्थ की रेडियस कैपिटल आर है और अर्थ का मास कैपिटल एम है, और किसी एच हाइट पर सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। यहां पर कंसेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया? तो मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। तो टोटल एनर्जी किसके बराबर होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और भाई पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैं आपको कैलकुलेट करा चुका। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको क्या पता है? U इज इक्वल्स टू माइनस जी एम एम अपॉन आर। जरा ध्यान देंगे यहां क्या है। मान लीजिए एक सैटेलाइट है जिसका मास m है, अर्थ का मास कैपिटल M है, r ये रेडियस है, और h इज द हाइट ऑफ द सैटेलाइट। h इज द हाइट ऑफ द सैटेलाइट। तो r प्लस h को आप स्मॉल r लिखेंगे। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है? टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट कितनी होगी? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन आर। और किसी भी सैटेलाइट को घुमाने के लिए चारों तरफ जरूरत पड़ती है सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो आप सेंट्रीपिटल फोर्स को किसके बराबर रखेंगे? ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। अर्थ और सैटेलाइट के बीच इतना ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर रख दिया। आर से आर कैंसिल। अब आपके पास बचा एम वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर। पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास है, मुझे काइनेटिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम बी स्क्वायर। तो हाफ से इधर मल्टीप्लाई करिएगा और हाफ से मल्टीप्लाई इधर कर दीजिएगा। अगर आप ध्यान दें, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ग्रेविटेशन कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में ये यूज किया जाता है। अब यहां से रिलेटेड किस तरीके का कंसेप्चुअल आपसे आपके टीचर पूछ सकते हैं, तो क्या पूछेंगे वो कि अगर आपके पास x इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, तब पोटेंशियल कितनी होगी? ध्यान दीजिए, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी से डबल है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? माइनस 2x। कॉन्सेप्ट क्लियर? प्रशांत समझ आ गया? तो याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी का डबल और नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब मुझे निकालना है ये टोटल एनर्जी। मैंने टोटल एनर्जी ई कंसीडर कर लिया, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और मेरे पास जो टोटल एनर्जी आया वो माइनस जी एम एम अपॉन 2r आया। मैंने यहां क्या नोट किया कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसके बराबर नेगेटिव में टोटल एनर्जी होती है, और टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से हाफ होती है। तो आज जिंदगी में पहली बार आपको पता चला है कई बार टोटल एनर्जी भी पोटेंशियल एनर्जी से कम हो सकती है, और यहां तक कि हाफ भी हो सकती है। एक मैं आज आप लोगों का एक थोड़ा सा एक कंसेप्ट क्लियर कर दूं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी हैवी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण घूमता है, तब उसकी टोटल एनर्जी उसकी पोटेंशियल एनर्जी से हाफ होती है। अगर वहां सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर से बाहर की तरफ ऑब्जेक्ट को धकेलता है, और कोई एक दूसरा फोर्स बाहर से अंदर की तरफ ऑब्जेक्ट को खींचता है। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, तो इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है
वो भी पोटेंशियल एनर्जी से हाफ होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर? जब सैटेलाइट धरती के चारों तरफ घूमती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी उसकी टोटल एनर्जी से डबल होती है, और जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तब भी उसकी पोटेंशियल एनर्जी उसकी टोटल एनर्जी से डबल होती है। जब एक प्लेनेट सन के चारों तरफ घूमता है तब प्लेनेट के साथ भी सेम सीन है। क्या है कि उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी से डबल होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर नॉट? समझ आ गया? अब जरा ध्यान देंगे, स्मॉल आर की जगह वैल्यू भी रखने को आ सकती है पेपर में। तो टोटल एनर्जी किसके बराबर हो गई आपके पास? -GMM अपॉन R प्लस H। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू नॉट? कॉन्सेप्ट क्लियर? पक्का 100% समझ आ गया? ठीक है जी। यहां से कंसेप्चुअल क्वेश्चन यही बनते हैं कि अगर काइनेटिक एनर्जी आपको x दे दी जाए तो पोटेंशियल कितनी होगी? -2x, और टोटल कितनी होगी? -x। समझ आ गया? इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको बताई है वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपके पास एक क्वेश्चन उठता है जिस क्वेश्चन का नाम है ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। मैंने ऑर्बिटल वेलोसिटी को v कंसीडर कर लिया। अर्थ के चारों तरफ घुमाने के लिए, अर्थ के चारों तरफ किसी फिक्स ऑर्बिट में घुमाने के लिए सैटेलाइट को जो कम से कम वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होती है उसे आप क्या कहते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी। यहां ध्यान देंगे सभी बच्चे। मैंने मान लिया, वही कंसीडर किया मैंने, अर्थ की रेडियस कैपिटल R, अर्थ का मास कैपिटल M और सैटेलाइट का मास स्मॉल m, और सैटेलाइट को मैंने इस तरफ लॉन्च कर दिया। इसकी वेलोसिटी भी होगी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी इज द मिनिमम वेलोसिटी विच इज रिक्वायर्ड फॉर ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ इन द स्टेबल ऑर्बिट। किसी स्टेबल ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगाने के लिए जो सैटेलाइट को कम से कम एनर्जी की, कम से कम वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, उस वेलोसिटी को आप क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी का डेरिवेशन पूछते हैं ज्यादातर टीचर्स। तो आपको ध्यान रखना बेटे, सैटेलाइट को घुमाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और सेंट्रीपिटल फोर्स जब ग्रेविटेशन फोर्स के बराबर होता है तभी सैटेलाइट घूमती है। तो ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन सैटेलाइट एंड अर्थ मैंने ये रख दिया, जहां स्मॉल r की वैल्यू किसके बराबर है? R प्लस H। H इज द हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबव द अर्थ सरफेस एंड कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सेंटर टू द सरफेस। कॉन्सेप्ट क्लियर? जब मैंने ध्यान दिया मुझे ऑर्बिटल वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने सैटेलाइट के मास से सैटेलाइट का मास काट दिया और एक r से एक r काट दिया। तो मेरे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी निकल करके आई रूट GM अपॉन R। तो यहां से आप एक बात याद रखेंगे, क्या? कि ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट R एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट कैपिटल M। कैपिटल M इज द मास ऑफ द प्लैनेट and orbital velocity does not depend at the mass of the satellite. Small m is the mass of the satellite। याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में मिलेगा कि क्या ऑर्बिटल वेलोसिटी किसी भी सैटेलाइट की उसके मास पर डिपेंड करती है। तो आप कहेंगे सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी सैटेलाइट के मास पर निर्भर नहीं करती, वो डिपेंड करती है। तो किस चीज पर डिपेंड करती है? कि प्लेनेट की रेडियस कितनी है या कितनी हाइट पर उसे लॉन्च किया गया है, या फिर जिस प्लेनेट के चारों तरफ वो चक्कर लगाती है उस प्लेनेट का मास कितना है। कॉन्सेप्ट क्लियर नॉट? कॉन्सेप्ट क्लियर? अब इसके बाद मेरे पास दो टॉपिक और रहते हैं। क्या? एक तो एस्केप वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट और एक हाइट ऑफ द सैटेलाइट। आप अभी रफ में 5-7 मिनट के लिए इन डेरिवेशन को लिख के देखेंगे जल्दी फास्ट। एक ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। अगर इस वेलोसिटी से किसी एक ऑब्जेक्ट को अर्थ के ऑर्बिट के 90 डिग्री एंगल पर फेंक दिया जाए तो वो कभी अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड में वापस नहीं आएगा, उस फील्ड में जिस फील्ड से आपने उसे एस्केप वेलोसिटी दी है। कॉन्सेप्ट क्लियर? सही तो ये था, ये बिल्कुल ऊट पटांग बात लगती है मुझे कि इस जिस वेलोसिटी से आप अपवर्ड डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को फेंक देंगे उसे एस्केप वेलोसिटी कहा जाएगा। मैं मार्कर को फेंक दूं भी अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से, तो वो दोबारा धरती पे ही गिर जाएगा। एस्केप वेलोसिटी देनी कहां है? ऑर्बिटल वेलोसिटी में ऐड करके, मतलब किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट से।
समझिए किस तरीके से सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। यह अर्थ है, मान लीजिए आप, जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, अर्थ का मास कैपिटल एम है, और एक सैटेलाइट यहां घूमती है इस ऑर्बिट में। ये एक ऑर्बिट है जहां सैटेलाइट घूमती है। अब मुझे सैटेलाइट को ना यहां से, इसका जो ग्रेविटेशन फील्ड यहां तक है इस ऑर्बिट में, यहां से सैटेलाइट को एस्केप कराना है। तो आप रेडियस के साथ जो भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इस ऑर्बिट की रेडियस के साथ जो भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, उस पे आप ऑर्बिटल वेलोसिटी में √2 टाइम वेलोसिटी को ऐड कर देंगे। मतलब उस वेलोसिटी को √2 टाइम ऐड कर देंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर? मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी 1.41 से। मान लीजिए यहां 10 की स्पीड थी, तो आपने 10 में मल्टीप्लाई इसकी कर दी 1.414 की। तो ये क्या हो गया? एस्केप वेलोसिटी। समझिए जरा, मैंने एक सैटेलाइट को लॉन्च किया, सैटेलाइट यहां थी और मुझे यहां नहीं अगले ऑर्बिट में चाहिए, तो मैं इसमें क्या कर दूंगा, √2 टाइम मल्टीप्लाई कर दूंगा ऑर्बिटल वेलोसिटी में, और ये क्या बन जाएगी? एस्केप वेलोसिटी पहले ऑर्बिट के लिए। लेकिन अगले ऑर्बिट के लिए हो सकता है ये ऑर्बिटल वेलोसिटी। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया? मैं सिर्फ आपको समझाना क्या चाहता हूं इस चीज से कि एस्केप वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट से एस्केप किया जाता है पार्टिकल को, ना कि अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से एकदम से। ठीक है? सबसे पहले मैं नजदीक के ऑर्बिट में गया, यहां से मैंने ऑर्बिटल वेलोसिटी में ऐड किया एक फैक्टर, फिर अगले ऑर्बिट में, फिर यहां से अगर मुझे एस्केप करना है तो मैं √2 टाइम की मल्टीप्लाई आगे कर दूंगा, जितनी यहां पर हुई थी, तो अगला ऑर्बिट डेवलप हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? समझ आ गया? तो एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? वो मिनिमम वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से आप एक पर्टिकुलर ग्रेविटेशन फील्ड के ऑर्बिट से पार्टिकल को एस्केप करा सकते हैं, उसे आप एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। समझ आ गया? अब एस्केप वेलोसिटी देने के लिए किस तरीके से आपको काम करना है, जरा ध्यान देंगे आप। जब तक सैटेलाइट की टोटल एनर्जी नेगेटिव रहेगी, तब तक सैटेलाइट धरती के ग्रेविटेशन फील्ड से बंधी रहेगी। समझ आ गया? और वो नेगेटिव जब तक रहेगी, और उसी ऑर्बिट में बंधी तब तक रहेगी जब तक उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से डबल रहेगी। समझ गए आप मेरी बात? 100% समझ आ गया? तो मैं सबसे पहले सैटेलाइट को एस्केप कराने के लिए क्या करूंगा, पोटेंशियल एनर्जी खींच के रखती है, काइनेटिक एनर्जी दूर लेकर के जाना चाहती है, तो मैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को बराबर कर दूंगा। सैटेलाइट पर नियंत्रण ग्रेविटेशन फील्ड का खत्म हो जाएगा और सैटेलाइट हमेशा के लिए एस्केप कर जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया? आपकी समझ आ गया? जहां भी एस्केप वेलोसिटी होगी तो आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर रख देंगे, जहां स्मॉल आर की वैल्यू हाइट ऑफ द सैटेलाइट प्लस रेडियस ऑफ प्लेनेट के बराबर है। ऐसा करने पर मास ऑफ सैटेलाइट से मास ऑफ सैटेलाइट कट गया और बहुत आसान तरीके से आपने एस्केप वेलोसिटी का डेरिवेशन कर दिया। समझ आ गया? Gm/r ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर था, तो याद रखेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी से ऑर्बिटल वेलोसिटी, डीए बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। एस्केप वेलोसिटी, तो एस्केप वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी से कितनी ज्यादा होती है? √2 टाइम्स ज्यादा होती है। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, अगर एक सैटेलाइट के अंदर या एक सैटेलाइट की स्पीड 41% बढ़ा दी आपने, कितनी बढ़ा दी? या मून की स्पीड 41% बढ़ा दी, तो 41% बढ़ाने पर उसके साथ क्या दुर्घटना घटेगी? अगर 41% को आप ध्यान देते हैं तो 41% क्या होता है? 1.414, जो क्या होता है? रूट। तो √2 टाइम्स वेलोसिटी बढ़ जाती है, तो क्या कर जाता है? एस्केप। ये क्वेश्चन आने के पूरे चांस हैं। अगर एक सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी 41% बढ़ती है, कितनी? तब उसके साथ क्या होता है? तो आप कहेंगे वो हमेशा के लिए उस ग्रेविटेशन फील्ड से एस्केप कर जाती है। 100% समझ आ गया? पक्का? तो मेरा मानना है आप एक तो टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट करेंगे, इफेक्ट ऑफ हाइट, इफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑन स्मॉल जी जरूर करेंगे, एक आप
केपलर का सेकंड और थर्ड नियम का डेरिवेशन जरूर करेंगे। इसके बाद जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है, पोलर सैटेलाइट क्या होती है, कहाँ उनका यूज होता है, कितनी उनकी हाइट होती है, क्या उनकी स्पीड होती है, कितना समय उनके रिवॉल्यूशन में लगता है, ये जरूर करेंगे आप। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, हाइट ऑफ द सैटेलाइट, एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, दोनों की रेशियो पढ़ ली। टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट मतलब सैटेलाइट को बहुत गौर से पढ़ेंगे आप। इसके बाद आप देखेंगे हाइट ऑफ सैटेलाइट किस तरीके से निकालते हैं। और एक याद रखिएगा बात मेरी, जो नियम केपलर के प्लेनेट के लिए एप्लीकेबल है वही सैटेलाइट और प्लेनेट के लिए एप्लीकेबल है। मतलब सन और प्लेनेट के लिए जो एप्लीकेबल थे वही सैटेलाइट और प्लेनेट के, अगर सैटेलाइट आपका नेचुरल सैटेलाइट है। ध्यान दीजिए जरा, हाइट ऑफ सैटेलाइट किस तरीके से निकालेंगे। मैंने मान लिया हाइट ऑफ सैटेलाइट स्मॉल h है, ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो मैंने सबसे पहले प्लेनेट मान लिया जिसका मास m है और रेडियस r है, और इससे एक h हाइट ले ली जहां सैटेलाइट है। तो मेरे भाई ज्यादा टेंशन नहीं लेनी आपको सिर्फ इतनी सी बात समझनी, क्या टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन स्पीड। समझ आ गया? स्पीड मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी, डिस्टेंस कितना चलती है सैटेलाइट, 2 पाई r अप्रॉक्स। ठीक है, तो 2 पाई r, ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी है, gm अपॉन, तो ऐसा मैं कैसे लिख सकता हूं, और ये रूट r ऊपर चला गया, r की पावर 3/2 लिख सकता हूं। अगर पूछा कि टाइम ऑफ सैटेलाइट कैलकुलेट कीजिएगा कि टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट, तो यहां तक कर दिया। अगर उन्होंने पूछा आपसे कि हाइट ऑफ सैटेलाइट कैलकुलेट कीजिए, तो हाइट ऑफ सैटेलाइट भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरीके से, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जीएम, आर को क्या लिखूंगा मैं, आर प्लस एच, जीएम यहां गया, 4 पाई डिनोमिनेटर में गया, आर प्लस एच का क्यूब। समझ आ गया? आप इस क्यूब को हटाइएगा, उस तरफ ले जाइएगा, तो आपके पास क्या होगा, टी की पावर तो आ गई 3/2 और जीएम अपॉन 4 पाई की पावर आ गई 1/3, और यहां आ गया आर प्लस एच, निकालने गया हाइट, तो टी की पावर ये जीएम अपॉन 4 पाई की पावर 1/3 माइनस आर, दैट इज इक्वल टू हाइट ऑफ द सैटेलाइट। बताइए जी कैसा लगा, समझ आ गया? बेहतरीन भाई। देख वो ना डेरिवेशन से ही निकल जाते हैं सारे क्वेश्चन, आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन में ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं होती। अगर आप डेरिवेशन को अच्छे से समझे, वहां से क्वेश्चन निकल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अभी क्या कहा, टाइम के लिए आ गया, अब यहीं से क्वेश्चन आ गया। एक अच्छे टीचर ने कहा आपसे डीएयू में क्वेश्चन आ गया, कोई सुशील सर ने दे दिया, क्या, शो दैट Kepler's third law of planetary motion is applicable for the satellite also। तो Kepler's third law क्या था, t square directly proportional to r cube। तो भाई साहब आपको कुछ भी नहीं करना, आपको ये लिखना है यहां तक, और स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये बनेगा। ये बनने के बाद r cube is directly proportional to t square, ये आंसर है। आगे समझ, कोई दिक्कत यहां तक किसी बच्चे को? मैं आप लोगों के नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर चुका, वैसे तो मैंने सबके नोट्स खुद लिखवाए। अगर किसी बच्चे के पास पूरे कंप्लीट नोट्स नहीं है, मैंने व्हाट्सएप पर आपको सेंड करवा दिया इस बच्चे से। ठीक है, कल आप पूरे मतलब आज जा करके पूरी रात आप ग्रेविटेशन को कंप्लीट कर लीजिएगा। कल मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, परसों हमारी क्लास होगी। परसों मैं रोटेशनल मैकेनिक्स आपको पढ़ाऊंगा, सरस्वती विहार में भी रोटेशनल मैकेनिक्स आएगा। आपने भी जो मुझे सिलेबस दिखाया, हमारा टॉपिक परसों का क्या होगा, व्हाट इज सेंटर ऑफ मास, हाउ कैन वी कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है जी, दैट्स ऑल।